हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टी बिल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 500 प्रश्न के पार्ट 3 को देखने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोग 51 से 75 तक के क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन जो है काफ़ी फुली डिटेल्स से देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि हम इस चैनल पे ITI और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन और जो है नोटिफिकेशन वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की, यानी कि किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है, इसी शिलालेख में कलिंग विजय के रूप में, यानी कि कलिंग विजय जब हुआ था 261 ईसा पूर्व में, इस 261 ईसा पूर्व में जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ था। इसमें जो है काफ़ी व्यक्तियों की जान गई थी, यानी कि ये जो है युद्ध जो है काफ़ी भयानक हुआ था। तो और यहीं से जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और ये जो है अपने 13वें शिलालेख में इस घटना को पूरा डिटेल से बताया। तो ये 13वें शिलालेख में जो है इसकी चर्चा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा यदि आपको एग्जाम हॉल में पूछ लिए जाए तो। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था, यानी कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो है दोस्तों आपको गुप्तचर को संस्था भी कहा जाता था, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था और संचार भी कहा जाता था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। तो संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, तीनों ये आपको याद रखना है। मौर्य काल में गुप्तचरों को ये नाम से पुकारा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय बाजार जो है भारतीय समाज दोस्तों सॉरी भारतीय समाज जो है आपका 7 भागों में विभक्त था। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर पिक करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है दोस्तों वो अपने पटना के कुम्हरार में मिला है। तो यहाँ पे जो है पटना राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर के रूप में पिक करना होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि आप ये इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के धम्म जो है धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो ये जो है आपका अचरासंगुत जो है अचरागसरुत जो है इससे ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, यानी कि मौर्य काल में जो विष्टि प्रचलित था वो किसके लिए प्रचलित था। वो निःशुल्क श्रम के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि निःशुल्क श्रम के लिए आपका मौर्य काल में विष्टि प्रचलित था। ये विष्टि जो है निःशुल्क श्रम के रूप में जाना जाता था उस समय मौर्य काल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो भारत में सर्वप्रथम जो है आपके सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए थे, जो यूनान के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को यदि बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। तो शीशे के सिक्के जो है आपका सातवाहनों ने चलाया था। तो सातवाहन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोना रहेगा तो इंडो ग्रीक और यहाँ पे शीशा रहेगा तो सातवाहन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में पूछ लिए जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई थी। तो ब्राह्मण को जो है भूमि दान में देने की प्रथा जो है सातवाहनों के शासन काल के समय से ही स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो आपका चरक था। ये काफ़ी जो है नाम जो है प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। चरक जो है राइट आंसर होगा, इसको आपको याद रखना ही होगा। ये ऑल अदर जो है एग्जामिनेशन वगैरह, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी होता है उनमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चरक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क जो था आपका बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को आप जाने तो बाद में जो है बौद्ध धर्म चलकर दो जो है धर्म में बट गया, एक हीनयान और एक महायान में बट गया। तो महायान का जो है अनुयायी कनिष्क था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, सॉरी यहाँ पे स्क्रॉल हो गया थोड़ा सा। तो 63 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी जो है आपका पुरुषपुर थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से दोस्तों ये नहीं है कि आपको जो है सब सारे जो है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको याद करना होता है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। कनिष्क की राजधानी जो है आपकी पुरुषपुर थी, यानी कि कनिष्क जो जब राजधानी कनिष्क जो है जब गद्दी पर बैठा था उस समय वो अपनी राजधानी पुरुषपुर जो है रखी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था। तो ये जो है आपका रुद्रदामन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती थी। यानी कि रोम बस्ती जो है किस स्थान पे थी। तो यहाँ पे आरिकमेंडू जो है राइट आंसर हो जाएगा। आरिकमेंडू आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्ध चरित जो है बुद्ध चरित की रचना किसने की थी। तो बुद्ध चरित की रचना आपका अशोक घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक घोष ही आपको आंसर एग्जाम हॉल में पिक करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था। तो बात करें चौथी, तो चौथी जो है आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अशोक की बात करें तो अशोक ने तीसरा किया था। और यदि हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने नहीं करवाया था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने नहीं करवाया था। ये चौथी जो है कनिष्क ने और तीसरी जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो आई होप कि आपको ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, और हाँ दोस्तों यदि आप यहाँ से बात करें तो और जो है बौद्ध संगति पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु ने करवाया था। और दूसरा जो है आपका दूसरा जो बात बौद्ध संगति हुआ वो महाकश्यप ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? महाकश्यप ने करवाया था। और यहाँ पे तीसरा जो है आपका अशोक हो गया और चौथा कनिष्क हो गया। तो इन सारे को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत थी वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आंसर पिक करना होगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था। तो आपको याद होगा या आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो भारत का नेपोलियन जो है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये जो है ये मिसलेनियस में भी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये समुद्रगुप्त जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आप विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो हेयर आपको यहाँ पे याद रखना होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है के शासनकाल में फायान यहाँ पे आया था उसके दरबार में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि ये भी याद रखें हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था ह्वेन-त्सांग आया था। ह्वेन-त्सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ह्वेन-त्सांग आपको याद रखना है।
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यानी कि ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग, इसको इस तरह का आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत के पर हुनों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे। गुप्तकालीन जो नवरत्न थे वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न मतलब 9 गो विद्वान रहा करते थे, इसको ये समझिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे 73 का जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त जो है इसका संस्थापक था। बात करें धर्मपाल की, तो ये तक्षशिला का था, तो यहाँ पे तक्षशिला का जो है धर्मपाल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ का 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट जो है आपके 74 का राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाणभट्ट जो थे दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी रखी थी वो अपनी राजधानी कन्नौज रखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो थे आपके दोस्तों 50 से 75 तक के क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे जो है आपके कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हुए होंगे, या आपको जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में अनुभव हुआ होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ लिया जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोकिए और कमेंट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।